कक्षा 10 विश्व का इतिहास। ये हमारा राजस्थान बोर्ड का चैप्टर 4 है, जिसका टॉपिक है विश्व का इतिहास। और इस विश्व का इतिहास चैप्टर में 4 चीज़ें प्रमुखता से हमें देखनी हैं। पहली है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा जर्मनी का एकीकरण और चौथा इटली का एकीकरण। इसमें हमें ये चारों बिंदुओं में ध्यान रखने वाली बात यह है, जब हम इसको समझेंगे आगे, कि ये चारों घटनाएं, पूरा चैप्टर यूरोप से संबंधित है। तो हम सभी चीज़ें जो इसमें देखेंगे वो विश्व के इतिहास में यूरोप से संबंधित देखेंगे। सबसे पहले बिंदु आता है राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए समझें कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, राष्ट्र और वाद। वाद का मतलब होता है विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो केवल एक राष्ट्र के चारों तरफ घूमती है। अब ये राष्ट्र क्या है? कभी हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हम कहते हैं कभी हमारा भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्रीय भावना, हमें हमेशा हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यूरोप में कैसे आई? असल में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक तौर पर एक साथ रहने वाले लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें अगर, तो एक ऐसी आस्था, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें एक देश दिखाई पड़ता है जिसकी सीमाएं हैं, हमें देश में काम करने वाली सरकार दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमें राष्ट्र दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें राष्ट्रवाद दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि राष्ट्रवाद एक ऐसी आस्था है जो उस एरिया में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक साझा इतिहास, साझा परंपराएं, उनकी भाषा, उनकी जातीयता, उनकी संस्कृति के आधार पर साथ में जोड़ती हैं। राष्ट्रवाद की भावना आई, वो ऐसी भावना थी जो स्वतंत्रता की इच्छा लिए हुए थी और राष्ट्र बनने की, राष्ट्र कहलाने की, एक साथ एकजुट कहलाने की एक भावना, ये राष्ट्रवाद यूरोप में आया। इसी को हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं। और सबसे पहले अगर हम यूरोप का इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रवाद जो है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति में सामने आया 1789 में। इस क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की भावना अलग अलग स्थानों पर प्रबल हो गई। अब समझते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था मध्यम वर्ग का उदय। आपने पिछली कक्षा में या कि पुराने पाठों में ये देखा होगा कि यूरोप में केवल 2 ही वर्ग थे, एक शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। एक वो वर्ग था जो शासन कर रहा था, यानी राजा और उनके सहयोगी जो धर्माधिकारी थे, और दूसरा वर्ग था जो काम कर रहे थे, उसमें श्रमिक भी शामिल थे, उसमें अलग अलग तरह के व्यवसाय करने वाले लोग भी शामिल थे। धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे यूरोप में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वर्ग था वाणिज्यिक वर्ग। वाणिज्यिक वर्ग वो वर्ग था जिसने औद्योगिक क्रांति के लाभ उठाकर नए नए आविष्कार किए, मशीनों का इजाद किया और उन मशीनों से अधिक उत्पादन किया और आर्थिक रूप से खुद को समर्थ बनाया, खुद को सक्षम बनाया। इसमें एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में उद्योगपति थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे और सेवा क्षेत्र के लोग थे, जो कि एक नए प्रकार की विचारधारा के साथ में आगे बढ़े। इन लोगों के साथ में ये समस्या थी कि न तो ये अपने पूर्व वर्ग, जो हमने कहा कि एक उच्च वर्ग था और एक निम्न वर्ग था, ये निम्न वर्ग से तो आते थे, लेकिन ये चाहते थे कि जो उच्च वर्ग है, जो धर्माधिकारी और राजा वर्ग है, ये हमें अपने बराबर में शामिल करें। लेकिन जो उच्च वर्ग था वो ये नहीं चाहता था कि उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के वैज्ञानिक, ये सब हमारे साथ में उठें, हमारे बराबर अधिकारों की मांग करें। तो जो मध्यम वर्ग था ये सबसे प्रमुख था, जिसने कि राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। मध्यम वर्ग ने कोशिश कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार समाप्त किया जाए। कुलीन वर्ग वो वर्ग जो लोगों पर शासन कर रहा था, अपनी मनमर्जी के नियम थोप रहा था,
कुलीन वर्ग में वो धर्माधिकारी भी शामिल थे, चर्च के अधिकारी भी शामिल थे, जो कि लोगों को अपने मनमाने आदेश मानने पर मजबूर करते थे। साथ ही साथ इस मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया। उन्होंने ये कहा कि हम सब एक हैं और अगर हम चाहें तो हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को हम आगे ले जा सकते हैं। जब नवोदय हुआ तो उससे जुड़ी हुई एक और घटना घटी जो थी कि उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी जब व्यापारी अपना व्यापार करने निकलता था तो उसे कई प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। तो इस टैक्स का समाधान करने के लिए 1834 में जर्मनी का राज्य प्रशा, उसकी पहल पर एक शुल्क संघ की स्थापना हुई। उस शुल्क संघ का नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन की स्थापना से व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत सुगमता होने लगी। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर जर्मनी से कोई व्यापारी अपना सामान लेकर दक्षिणी जर्मनी तक जाता था तो उसको 30 स्थानों पर अलग अलग तरह की मुद्राओं से व्यापार करना पड़ता था। तो उसके लिए एक तो ये जोखिम भरा काम था, दूसरा उसके साथ समस्या वो एक दूसरे के साथ में बदलेगा कैसे, उनका विनिमय कैसे करेगा। साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर उसको कर देना पड़ता था। तो ऐसे में व्यापारियों ने मिलकर एक शुल्क संघ की स्थापना की। उस शुल्क संघ को जर्मन भाषा में कहा गया जोल्वेराइन। जोल्वेराइन शुल्क संघ स्थापित होने से व्यापारियों को फ़ायदा ये हुआ कि उनको 30 की जगह पर केवल 2 मुद्राएं साथ में लेकर चलना पड़ता था। साथ ही साथ 11 अलग अलग स्थानों के स्थान पर उसको एक बार टैक्स देना पड़ता था और पूरे जर्मन किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता था। इससे व्यापार में बहुत सुगमता हो गई और सुगमता होने के कारण उन्हें लगने लगा कि क्यों हमने इसको आर्थिक क्षेत्र में ही लागू किया, हम इसको हर क्षेत्र में लागू करेंगे। हर क्षेत्र में लागू करने से क्या होगा, जैसे हमें व्यापार में सुविधा होने लग गई है वैसे ही हमें हर क्षेत्र में सुविधा होने लगेगी। तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किसके जरिए? मध्यम वर्ग के जरिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा कारण है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। ये यूरोप की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। दोनों अलग तरह की हैं, दोनों अलग तरह से घटी, लेकिन दोनों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रवाद के प्रसार में एक सा योगदान दिया। इंग्लैंड में जो घटना हुई वो थी गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति का अर्थ है कि इंग्लैंड का शासन करने का अधिकार वहाँ के सम्राट या साम्राज्ञी के स्थान पर, वहाँ के राज के स्थान पर, वहाँ की रानी या महारानी के स्थान पर संसद को सौंप दिया गया। और ये क्रांति तो हुई, लेकिन ये क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति में एक बूंद भी रक्त नहीं बहा और बिना रक्त बहाए इंग्लैंड के लोगों ने ये तय कर लिया कि शासन करने का अधिकार दैवीय अधिकार नहीं है, भगवान के द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है। ये हमारे ऊपर है, ये लोगों के ऊपर है कि कौन निर्णय लेगा। दूसरे शब्दों में कौन शासन करेगा। शासन करने का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेना। दूसरों के लिए कौन निर्णय लेगा, इसका निर्णय जनता करेगी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा शासन में दैवीय अधिकारों को हटा दिया गया और जनता के शासन की स्थापना कर ली गई। दूसरी क्रांति जो यहाँ हम देख रहे हैं, फ्रांस की क्रांति, वो इससे बिल्कुल उलट थी। उसमें बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लोगों की जान गई, बहुत सारे तरह से हिंसा हुई, लेकिन उसने भी एक बात को सिद्ध की कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति सबसे ऊपर है। शासन करने का अधिकार नहीं, शासन एक प्रकार का कर्तव्य है। जो अपने उस कर्तव्य को नहीं निभाएगा उसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति ने हमको ये सिखाया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सत्ता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप में राष्ट्रवाद का चौथा कारण था 1800 के बाद का एक नया रूढ़िवाद।
ये क्या था? फ्रांस की क्रांति के बाद में फ्रांस में थोड़े समय के लिए लोकतंत्र तो रहा, लेकिन बाद में वहाँ नेपोलियन का उदय होता है। इसको हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे। वहाँ पे नेपोलियन का उदय होता है और नेपोलियन ने उस लोकतंत्रात्मक शासन को बर्खास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े समय बाद ही नेपोलियन का भी पतन हो जाता है। यूरोप की जो शक्तियाँ थी, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को उसके पद से हटा दिया और उसके बाद में एक उन्होंने बैठक की। 1815 में उन्होंने एक समझौता किया, वियना का समझौता, और उस समझौते में ये कहा गया कि फ्रांस में या यूरोप में हमें राष्ट्रीयता, उदारवाद, लोकतंत्र जैसी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा हमारी व्यवस्था चली आ रही है वैसी ही चली आनी चाहिए। ये रूढ़िवाद था। रूढ़िवाद मतलब बदलाव करना। वो लोकतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति के लिए ये सब बदलाव नहीं चाहते थे। ये चाहते थे पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है वही चला आए। तो उनका जो ये तरीका था, इसे कहते हैं हम रूढ़िवाद। तो 1815 के बाद जो यूरोप की शक्तियों ने चाहा कि रूढ़िवादी व्यवस्था बनी रहे, उसे वहाँ की यूरोप की ही जनता ने अपने शासकों के खिलाफ होकर उस बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो प्रमुख कारण थे, जिसमें सबसे पहला था मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी राष्ट्रवाद, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति, 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। साथ ही साथ कुछ पीछे छिपे हुए कारण भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो किसी घटना को बनाने में, वो किसी आंदोलन को उठ खड़ा होने में सहायता देते हैं। यूरोप में ये दो कारण थे, क्रांतिकारी और भाषा और लोक कथाओं का योगदान। यूरोप में जो ये सब घटनाएं घटी, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जोल्वेराइन शुल्क संघ बना, इंग्लैंड और फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद वियना समझौता हुआ, इन सब के साथ साथ कुछ और घटनाएं भी चल रही थी समाज में, लोगों के बीच में। पहले थे क्रांतिकारी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रूढ़िवाद के खिलाफ थे। 1815 में वियना समझौता होते ही वो भूमिगत हो गए, गायब हो गए, उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद कर दी। लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर जाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ये समझाना शुरू किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। और उन्होंने गुप्त संगठन बनाकर यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कार्य करते रहना जारी रखा। और आखिरी कारण था भाषा और लोक कथाओं का योगदान। किसी भी घटना को घटने के पीछे केवल थ्योरी नहीं होती, उसके पीछे भावना भी होती है। अभी तक जो हमने शुरुआती 4 कारण पढ़े थे वो कारण थे थ्योरी, लेकिन एक भावनात्मक कारण भी था जो आम जनों के बीच में था, वो था उनकी भाषा और उनकी लोक कथाएँ। राष्ट्रवाद के विकास में कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत, इनके द्वारा भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ा गया। इसका एक उदाहरण हमें यहाँ दे रखा है हमारी किताब में ही। पोलैंड में पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा स्थापित करने की कोशिश की तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने इसको नकार दिया। वहाँ अधिकारियों ने कितने ही प्रयास क्यों नहीं कर लिए, वहाँ धर्म के जो चर्च थे वहाँ उन्होंने चर्चों में भी अपनी पोलिश भाषा का इस्तेमाल जारी रखा और रूस के द्वारा किए गए इस प्रयास को नकार दिया। तो इस तरह से ये प्रमुख 6 कारण थे जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करने में प्रमुख